ठीक है चलो। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताएं प्लीज। सभी लोग सभी लोग सभी लोग। ओपी ओपी ओपी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। जल्दी से कमेंट करो खूब सारे कि मेरी आवाज तुम्हारे तक अच्छे से आ रही है कि नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सर थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज हम बात करने वाले हैं अगले लेक्चर नंबर 6 की, सर्कल्स में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, आवाज एकदम क्लियर है क्या? अगर आवाज एकदम क्लियर है तो थम्स अप भेज दो फटाफट। थोड़ी जगह नहीं है, माहौल नया है इसलिए पूछ रहा हूं। इज दिस क्लियर? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, बहुत सही। क्लियर क्लियर क्लियर। अर्ली ओपी ये कौन लिख रहा है भाई? मजे ले रहे हो क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए जी, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए धमाकेदार तरीके से आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सर आज हमारा गोल क्या क्या रहने वाला है देख लो एक बार फटाफट। जो लास्ट क्लास में आपको जेईई एडवांस के क्वेश्चन दिए थे और वो वाले डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी लोग सॉल्व करके आए होंगे। और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे। और उसके बाद में कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। यस और नो? बहुत सही, आ जाइए। ठीक है, चलिए नाउ फटाफट मुझे बताइए कि ये जो पहला सवाल था जो कि जेईई एडवांस 2012 के पेपर 1 का क्वेश्चन है, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? और ये लोकस का सवाल है, पहली चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर जेईई एडवांस का भी है। तीसरा इसमें एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये हर तरीके से बोले एकदम जबरदस्त सवाल है। जल्दी से बताइए जवाब क्या आ रहा है एवरीवन प्लीज। हां, सभी लोग मुझे जवाब बताएं कि क्या जवाब आ रहा है इस सवाल का। ए इज द आंसर। चलो देख लेते हैं। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन टू द सर्कल। अब अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया होगा, हेलो हेलो नजरें एकदम स्क्रीन पर बेटा, ठीक है। हाँ, हमें क्या किया गया है सुनिएगा ध्यान से, बहुत सही। मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं। सर एक लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन है 4x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। लाइन की इक्वेशन ये रही। सर्कल की इक्वेशन बहुत ही मासूम सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। अब सिचुएशन क्या हुई कि उसने, समझ पा रहे हो ना? हाँ, उसने किसी एक पॉइंट पर बैठकर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ की। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की पूरी स्टोरी क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की पूरी स्टोरी क्या है? सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की पूरी स्टोरी ये है कि पहले पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और फिर जो लाइन ज्वाइनिंग होती है दीज टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, उनको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ठीक है, चलिए जी, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी। किसका लोकस पूछा है? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टेक्ट। बहुत बढ़िया। तो इसके मिड पॉइंट को अगर मैं पॉइंट पी बोल दूं और उसका लोकस पूछा है तो h कॉमा k लिख दूं, तो क्या आप सभी लोग लोकस को कैसे अप्रोच करोगे? ऑलवेज रिमेंबर, ये बात आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं क्या, कि जब भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आए ना, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के मैक्सिमम सवालों में ऐसा हो रहा होता है कि हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन दो तरीके से लिखते हैं। एक, इस बाहर वाले पॉइंट पर बैठकर, मतलब Q के रिस्पेक्ट में AB की, और दूसरा सर AB का जो मिड पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट P है, तो हम इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। डायग्राम भी अगर आपने अच्छे से बना लिया है तो योर 60% विन इज देयर। बस आप थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा, कोई लोड नहीं है। ठीक है, हाँ है ना? कोई परेशानी है किसी को? नो सर। ना जल्दी से बताइए कि इक्वेशन ऑफ ए बी, सुनिएगा ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो यार। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, और जब मैं ऐसा बोलता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, तो कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि मैं ये वाली चीज आपको लगाने के लिए बोल रहा हूं?
एक ऐसा पॉइंट जो कि उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है और उसके रिस्पेक्ट में आपको इक्वेशन लिखनी है, तो वो मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर T1 बराबर S1 लगाएंगे। नाउ सर व्हाट इज T1? तो T1 लगाने से पहले हमने क्या किया सर, सारी टर्म्स को एक तरफ ले आइए। थम्स अप भेज रहे हो ना, है ना? जल्दी से T1 की वैल्यू बोलोगे क्या? T1 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा इसको यूज करके पॉइंट को, और ये रहा सर्कल XH प्लस वाई के माइनस 9, ये तो हो गया T1। समझ पा रहे हो? एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), और ये S1 का मतलब है कि ये पॉइंट इसके अंदर रखना, दैट इज h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9। माइनस 9 उड़ाया, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ बेटा x अपॉन एच प्लस x इंटू एच प्लस वाई इंटू के बराबर h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको आप बोल सकते हो एक इक्वेशन आ गई। कोई परेशानी है? ये किसकी इक्वेशन आई? AB की इक्वेशन। अब क्या आप AB की इक्वेशन किसी और तरीके से भी लिख सकते हो क्या? जल्दी से बताइए प्लीज। हाँ, जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ सामने देखो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने AB की इक्वेशन T1 बराबर S1 से लिखी, और T1 बराबर S1 का मतलब है कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। कोई परेशानी? नो सर। अब यहां जाओ सर, ये पॉइंट P के रिस्पेक्ट में भी तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, क्या हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलो बोलो बोलो, कोई परेशानी है? हाँ, अब एक बार बताओ सर, पॉइंट P को अगर आपके कोऑर्डिनेट्स आपको मानने पड़ेंगे तो आप बोलोगे अल्फा कॉमा बीटा। सुनते जाना आराम आराम से। अल्फा कॉमा बीटा मैंने पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स माने, तो इक्वेशन ऑफ AB विद रिस्पेक्ट टू, इक्वेशन ऑफ AB विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q के रिस्पेक्ट में बोलिए क्या लगाऊंगा सर? पॉइंट Q के रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो आप लगाओगे T1 बराबर 0। कितने लोगों को ये बात सही और अच्छे से समझ में आती है? हाँ ना? ये कौन है भाई? वॉइस सच में क्लियर नहीं है क्या? एक बार सभी लोग मुझे सही जवाब दें कि आवाज सही आ रही है कि नहीं। फटी आवाज आ रही है? सही बताओ ईमानदारी से। अब सही आ रही है? मतलब मैं तेज बोलूं कि धीरे बोलूं? तेज बोलूं कि धीरे बोलूं, ये बताइए। अब एक बार चेक करना जरा। हाँ, अब एक बार चेक करना क्लियर है कि नहीं है? क्रिस्टल क्लियर है? हाँ, अगर क्लियर है तो थम्स अप भेजो यार, बिकॉज फिर इससे जो क्लास है वो हैम्पर होती है। अगर क्लियर है तो थम्स अप भेजिए फटाफट। क्लियर है सर, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। अब जिनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही तो भैया अपने लैपटॉप का और अपने जो हेडफोन है उनकी आवाज को आप थोड़ा धीरे कर लीजिए प्लीज। क्लियर है? चलिए आ जाइए। नाउ T1 बराबर 0 से इक्वेशन बताना। सर ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट और ये रहा सर्कल, तो T1 बराबर 0 से इक्वेशन क्या बोलोगे? इस पॉइंट को यूज करके इसमें रिप्लेसमेंट लगाना है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दो अलग अलग चीजें अगर एक जगह लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों ही ना लगा पाओ। सर ये रहा पॉइंट, ये रहा सर्कल, T1 बराबर 0, तो अल्फा x प्लस बीटा वाई माइनस 9 बोल दो या प्लस 9 बोल दो। इसी को ही आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा अपॉन 9x प्लस बीटा अपॉन 9y बराबर 1। क्लियर है? हाँ, आवाज और कॉन्सेप्ट दोनों ही पूछ रहा हूं। और सर ये आपने जो इक्वेशन लिखी है, दिस इज इक्वेशन ऑफ AB। कितने लोग एग्री करते हैं कि इसी AB की इक्वेशन को सर इस तरीके से लिखो कि कंपेयर करके बात बराबर की जा सके? जल्दी से। तो सर ये आ जाएगा एक्स एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वाई के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और बराबर 1। कोई परेशानी है? कितने लोग इस बात से भी एग्री करते हैं कि ये भी AB की इक्वेशन है? सर दो लाइंस की इक्वेशन सेम फॉर्मेट में लिखी हुई है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? जल्दी से बोलिए सर। कंपेयर। और जैसे ही कंपेयर करेंगे, मैंने पहले ही देखो भैया कांस्टेंट पार्ट 1 1 बना लिया, डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। जरा बोलना x का कोफिशिएंट यहां कितना है? सर यहां पर है h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है? सर अल्फा अपॉन 9। बहुत सही।
यहां पर y का कोफिशिएंट कितना है सर, k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहां पर है बीटा अपॉन 9। अब सर क्या समझ में आ रहा है, आप एक चीज इस सवाल में, एक छोटी सी चीज, अभी भी एक टेक्निकल चीज मिस कर रहे हो, बोलो हाँ या ना। सर वो क्या चीज है सर, देखना, आपने पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इस लाइन पे माना तो सही, पर ये अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए भैया। तो एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 9h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से बताइए, 9k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कोई परेशानी है, हाँ ना, जल्दी जल्दी जल्दी, यस यस यस, कोई दिक्कत है किसी को ना। ये जो आपने अल्फा बीटा निकाला सर, इसको क्या करो, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, काम खत्म। क्योंकि अल्फा बीटा जो पॉइंट है, अल्फा बीटा जो पॉइंट है वो सर इस लाइन पे लाई करता है, और अगर लाइन पे लाई करता है तो इसमें मैं अल्फा बीटा को क्या करूंगा, सेटिस्फाई। क्या ये बात समझ में आती है? बस, तो अल्फा की जगह मैंने लिख दिया 4 इंटू 9h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 4 की जगह, x की जगह अल्फा रखा है, -5, और इसकी जगह सर 9k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और -20 को इधर ले जाके लिखूं तो दिस इज 20। अब सुनना जरा ध्यान से भैया, सर ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दोनों का डिनोमिनेटर इधर जाएगा, ये बन जाएगा 20 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है जी। और h की जगह मुझे x दिखाई दे रहा है, k की जगह मुझे y दिखाई दे रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ या ना। यही हमारी इक्वेशन ऑफ लोकस है, जो लास्ट में आपका फेवरेट स्टेप बचता है वो आपके लिए छोड़ दिया, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर, ये आ जाएगा 36h और 45, इनको इधर लेके जाओगे, सभी टर्म्स को, इन सभी टर्म्स को इधर लेके जाओगे तो आप बोल सकते हो सर माइनस का 36x प्लस का 45y, वाह सर यही ऑप्शन हो गया। देख लीजिए आराम से, इत्मीनान से देख लीजिए, समझ लीजिए, एकदम एग्री करवाकर फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला काम, डायग्राम जबरदस्त बनना चाहिए। सारी चीजें जो सवाल में दी गई है भैया, देखो एडवांस वाला सवाल जो है ना, वो आपको जिंदगी अगर आपकी बदलता है तो थोड़े आपसे एफर्ट भी मांगता है, यस और नो। अब जरा देखना ध्यान से, ये चीज डायग्राम बनाया और उसने बोला किसी भी पॉइंट पर बैठकर, तो मैंने भैया इसका मिड पॉइंट दे रखा है, कॉर्ड का कभी भी मिड पॉइंट दे रखा हो, आप इसकी इक्वेशन लिखें। तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट का फॉर्मूला है T1 बराबर S1, ये लगाया, और सर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में AB कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी है, तो T1 बराबर 0 से AB की इक्वेशन एक बार और निकाली, दोनों को कंपेयर किया तो अल्फा और बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ H एंड की आ गई। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि आपने ये पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर माना है तो मैथमेटिकली क्या मतलब है कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। आई होप एंड बिलीव बात समझ में आती है। अब जिससे ये सवाल नहीं सॉल्व हुआ, इसको आप एक बंपर सवाल बोल सकते हो कि अगर किसी को कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, लोकस, कंपेयरिंग, ये सारी चीजें एक साथ करवानी हो तो वो ये सवाल देगा। जबरदस्त सवाल, जेईई एडवांस का है तो इसी टाइप के सवाल आते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, डायग्राम अगर आ गया तो भी तो भैया अच्छी बात है, उसमें क्या घबराने वाली बात है। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल बहुत ही आसान। सर 2 सर्कल्स की बात की गई। हेलो हेलो, यस, सामने देख रहे हो ना बेटा? हाँ जी, देखते रहिएगा प्लीज। सर ये वाला जो सर्कल है इसका तो सेंटर वेंटर सब एकदम क्लियर है। मैंने कहा बहुत सही, सेंटर बोलना जरा। सर सेंटर इज 4,7, और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस इज 6। इसको थोड़ा ठीक करके लिखोगे क्या? इसको थोड़ा ठीक करके लिखोगे क्या? जल्दी से बताइएगा प्लीज। हाँ सर, ये x यहां पे आ रहा है, हाँ, तो ये लिखा हुआ है x माइनस 8 का स्क्वायर। देखना ध्यान से, x स्क्वायर माइनस 16x, मैं परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं। x स्क्वायर माइनस 16x, इसमें एक 64 निकलेगा, वो यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है। y और y स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी करोगे तो वो लिखा हुआ है y माइनस 10 का होल स्क्वायर। इसमें स्क्वायर आएगा 100, इसमें 64, 100 प्लस 64 164। सर एकदम सही बात लिखी हुई है। अब आपको ये सर्कल ऐसे देखने के बाद में क्या इसका सेंटर और रेडियस एकदम क्लियर है क्या? हाँ सर, सेंटर इज 8,10 एंड रेडियस इज r itself। क्या चाहिए सर? वो बोल रहा है इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो भैया 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने की कंडीशन फटाफट
चैट बॉक्स में छाप दीजिए प्लीज। सर दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी, जैसे आप बात कर चुके हो ऑलरेडी, दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी होती है वो रेडियस के सम से तो कम होनी चाहिए और रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा होनी चाहिए। क्या आपको यह बात याद है क्या? दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी रेडियस के सम से कम, रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा। यस और नो? जल्दी से बताओ। अरे वाह, बहुत सही। बस इसमें पुट करो ना भाई, क्या दिक्कत है? अब अगर मैं इसी में ही वैल्यू डालने के लिए आपको बोलूं तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। सर एक सेंटर ये रहा, एक ये रहा, तो व्हाट इज सेंटर्स के बीच की दूरी? इसको C1 बोल देता हूं, इसको C2 बोल देता हूं। C1 C2 फटाफट बताओगे क्या? हां जी सर। दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, 8 में से 4 गया 4, उसका स्क्वायर होता है 16, और 10 में से 7 गया 3, उसका स्क्वायर होता है 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो यहां आएगा 5, मॉड में आ जाएगा R+6, है ना, और यहां कितना आ जाएगा जरा बोलना, इस तरफ, और सर यहां पे आ जाएगा R-6। सर इस इक्वेशन को देखकर पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई है आज एक बार। मैंने पूछा कैसे, बोले सर ये तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी बन गई स्टेप में आके, है ना, ठीक है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ये कौन है भाई? डिस्टेंस जो +-5 बता रहा है। अरे एकदम भैया ओपी हो क्या? ऐसे नहीं करते हैं बेटा, हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। +-5 कैसे हो सकता है दो सेंटर्स के बीच की दूरी? चलिए जी सर, इसको बोलते थे पुराने टाइम पे, बोलते थे क्या बोलते हैं, बट जब आपने हमें सिखाया था तो इसको बोलते डबल इनइक्वालिटी। हाँ सुनते जाइएगा। अब जिसको तकलीफ हो तो वो बिल्कुल ऐसा ना समझे कि आपको सर्कल्स चैप्टर नहीं आता, आप ऐसे समझिएगा आपको मॉड्यूलस इनइक्वालिटी नहीं पड़ी। सर डबल इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, इसके दो पार्ट कर लेते हैं, पूरा समझाया जा रहा है और आपको भी कम सोचना है ज्यादा नहीं, और पूरा सोचना है आधा नहीं। पूरा मतलब जो बताया गया था वो। फटाफट बताइए सर, यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आप बोल सकते हो R+6 जो है वो 5 से बड़ा, यूनियन, इसका आंसर लिख रहा हूं ध्यान रखना, R+6 -5 से छोटा। यहां पे लेके जाओगे R की वैल्यू आ जाएगी -11 से छोटी, यूनियन R की वैल्यू यहां पे आ जाएगी सर -1 से बड़ी। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड करके लिखना चाहते हो, ठीक है, -1 से बड़ी, -11 से छोटी, मतलब आप बोल सकते हो R बिलोंग्स टू -∞ से -11 यूनियन -1 से लेके इंफिनिटी। कोई परेशानी है? नो सर। नाउ यहां आ जाओ, इसमें क्या होता है, मॉड ऑफ समथिंग लेस देन अल्फा में R-6 लेस देन 5 ग्रेटर देन -5, R11 और ये इधर जाएगा तो 1 और 11 के बीच में, ठीक है। क्या आप दोनों का इंटरसेक्शन ले सकते हैं? जल्दी से बताइए, दोनों का इंटरसेक्शन ले सकते हैं? यस सर, इंटरसेक्शन लेते हैं फाइनली। और इंटरसेक्शन बड़ा आसान है यार, जल्दी से लेके दिखा देता हूं, वरना फिर कुछ लोग चिल्लाएंगे सर हमें आता है। देखो 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 भैया, सर एक तो है -11, एक है -1, एक है 1 और एक है 11। एक बोल रहा है 1 से लेके 11, बहुत बढ़िया, और एक बोल रहा है -∞ से -1 यूनियन -1 से इंफिनिटी। इंटरसेक्शन पार्ट इज कॉमन पार्ट आया सर 1 से लेके 11। आर की वैल्यू 1 से लेके 11 ओपन में होनी चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितने लोगों का जवाब एकदम मैच कर गया? सर दोनों ही सवालों का जवाब जो है वो ए है। वाह, कोई दिक्कत है किसी को? एक बार थम्स अप भेजो जिसका जवाब आ गया था। हाँ, अब ये मैंने आपको बोला था कि जेई मेंस वाले, ये बात आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, आज मदद नहीं करेगी, बट ये बात आप जब पेपर में जा रहे होंगे और जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे तब मदद करेगी। क्या बात लिखनी है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, बीसीटी और टीसीटी की लेंथ एंड कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन, जो आपने लास्ट में डायग्राम बनाए ना, इन पर जेई मेंस वाले डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। दो सर्कल की इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, बस। तो ये लिख लीजिएगा प्लीज, ये बात अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अपनी भाषा में। ये आपको बात बाद में जब पढ़ोगे तो रिलैक्स कर देगी। बोले अच्छा इससे डायरेक्ट सवाल आता है, एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं। यस और नो? लिख लिया? चलिए भैया, वापस से जेई एडवांस का सवाल 2009 में पूछा गया है। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर आपने डायग्राम सही से बना दिया तो आपकी ज्योमेट्री, ऑलवेज रिमेंबर जेई एडवांस का जो टेस्ट है वो ज्योमेट्रिकल एप्टीट्यूड भी आपका चेक करता है, मतलब आप ज्योमेट्री ढूंढ पाते हो कि नहीं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से,
ठीक है सर। द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल C1 एंड C2 ऑफ यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस का मतलब है बेटा जी कि दोनों ही सर्कल्स की रेडियस 1 1 है, आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ईच अदर। सर ये तो ठीक हो गया काम। मैंने पूछा कैसे, बोले सर ये लो, ठीक है, और ये एक दूसरे से 6 यूनिट की दूरी पर है सेंटर्स, ठीक है भाई। ये रहा इसका सेंटर C1, ये रहा इसका सेंटर C2, और ये जो पूरी दूरी है दिस इज 6, ठीक है, और इनकी रेडियस दोनों सर्कल्स की 1 1 है ना, बिल्कुल सही। अब यहां आ जाओ, लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग C1 C2। C1 C2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है पॉइंट P, ठीक है सर। मिड में ही लग रहा है क्या, हाँ, एक रफ डायग्राम टाइप चल रहा है, ठीक है जी। हाँ, सी बी द सर्कल टचिंग C1 एंड C2 एक्सटर्नली। एक कोई सर्कल है C जो C1 और C2 को एक्सटर्नली टच करता है, C1 और C2 को एक्सटर्नली टच करता है। आई होप एंड बिलीव आपको एक्सटर्नली का मतलब पता है। ये देखो ऐसे, अरे हो जा भाई टच, डायग्राम एकदम क्लियर है क्या। एक कोई सर्कल है जिसका सेंटर है C और वो C1 C2 को एक्सटर्नली टच करता है, यही होगा क्या, है ना। एक बोल रहा है सर बन गया सर वो भी खुद से, वाह बेटा, तो वही तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट था, हाँ, होना भी यही चाहिए था, खुद से बन जाना चाहिए था। इफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ C एंड C1, C और C1 की जो कॉमन टेंजेंट है पासेस थ्रू P ऑल्सो द कॉमन टेंजेंट टू C2, मतलब इन दोनों की जो कॉमन टेंजेंट है, ये थोड़ा सा आप यहां पर डायग्राम सपोर्ट कर दे तो मजे आ जाएंगे। जो C और, वाह, देख पा रहे हो एकदम, मतलब कलाकारी देख रहे हो तुम एकदम ओपी लेवल की। ये पॉइंट है P, ये जो लाइन है जो मैंने डॉटेड येलो लाइन बनाई है, जो डॉटेड येलो लाइन बनाई है वो C और C1 की कॉमन टेंजेंट है और वो इज ऑल्सो टेंजेंट टू C2, आगे जाकर C2 को भी टच करती है। यस और नो, देख रहे हो डायग्राम एकदम फिट, यस और नो, डायग्राम मैच, बहुत बढ़िया, डायग्राम मैच करते ही काम खत्म, ठीक है। देन रेडियस ऑफ द सर्कल C, इस सर्कल C की रेडियस बतानी है आपको। लगाओ भाई दिमाग जितना लगा सकते हो और जितना आपके पास है जल्दी से बता दीजिए प्लीज। और ये JEE 2009 का सवाल है सर, बहुत आसान है। मैंने पूछा कैसे, बोले सर कैसे भी निकाल लो। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर दूं, एक बात सुनते जाना आराम आराम से। अब मैं इसकी डाटा फिलिंग कर रहा हूं, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस 1, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस 1, है ना। कोई परेशानी है? नो सर। बोलो कोई परेशानी है क्या? नो सर। नाउ आप क्या करना चाह रहे हो ये बताइए। सर हम R को एक किसी पार्ट में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, बोलो हाँ या ना। एक किसी पार्ट में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ज्योमेट्री ढूंढ के लाएंगे जिसपे हम कुछ भी लगाएं हमें वहां से R मिल जाए। मैंने कहा ठीक है भाई। अब क्या करें? अब सुनना जरा ध्यान से। कैसे सुनना? ध्यान से। सर ये रेडियस कितनी है? ये वाली दूरी, दिस इज 1 बिकॉज ये इस सर्कल की रेडियस है। अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूं, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं C2 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सुनते जाना आराम आराम से, ऐसा काम हमने किया था। तो सर ये वाली दूरी तो R+1, ये वाली दूरी तो R+1, ठीक है, सुनते जाना आराम आराम से। ये वाला पॉइंट जो है लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, है ना। हाँ सर, ये पॉइंट A, तो ये दूरी 1, तो ये दूरी भी 1, A B हो गया, ये पॉइंट C है, इसको M बोल रहा हूं। तो क्या आपको एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिया क्या? सामने एकदम देखते रहोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी बेटा जी। CMC2 यहां से डाला गया परपेंडिकुलर, इसको M पे कट करता है। यस और नो? हाँ सर। नाउ ये वाली पूरी दूरी बोलिए, C2 के बीच की दूरी। सर ये है R+1। ये वाली दूरी बोलिए, C और M के बीच की दूरी। सर ये पूरी डिस्टेंस R थी, ये इतनी डिस्टेंस 1 है, तो सबको चमका होगा कि दिस इज R-1।
अब बात आती है, अगर मुझे कोई C2M बता दे तो उसको R की वैल्यू मैं बता दूंगा, है ना। C2M क्या है सर? C2M नथिंग बट, जो C2M है ना, सोचने वाली बात है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और सर 3 एंगल 90 डिग्री हो गए तो ये एंगल भी 90 डिग्री। क्या मैं ये बोल सकता हूं C2M इज AB की लेंथ के बराबर है? C2M इज ऑल्सो इक्वल टू AB। और एक और मजे की बात, AB जो है इन दो ऑरेंज वाले सर्कल की क्या है? C1 एंड C2 के लिए सर वो TCT है। TCT मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो ध्यान से, अलग से दिखाता हूं। ये रहे दो सर्कल, ये रहा ये वाला पॉइंट, सर ये रहा A, ये रहा B, ये रहा पॉइंट P। तो ये जो दूरी है, व्हाट इज दिस सर? दिस इज AB की ट्रांसवर्स कॉमन, इन दोनों सर्कल्स की C1 C2 जिनका सेंटर है, इनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ। तो अगर आप मुझे AB बता दो, AB ही C2M है, ठीक है। कितनी आएगी जरा बोलना? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है सर? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला, हाँ अब डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं बिकॉज ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा प्लीज। कोई मुझे इसकी वैल्यू बताएगा क्या? AB की वैल्यू, AB सिर्फ AB कितना आ रहा है? AB बताइए, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताइए जल्दी से। 4√2 एक आंसर आ रहा है, 2√8 अच्छा 4√2 सभी लोग बोल रहे हैं। एक बार फटाफट बोलना जरा, फाइनल आंसर नहीं पूछ रहा हूं बेटा जी। फॉर्मूला क्या होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ का? सर वो होता है सेंटर्स के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस रेडियस के सम का स्क्वायर, यही होता है क्या? हां जी, सेंटर्स के बीच की दूरी भैया ने खुद दी है, दैट इज C1 C2 के बीच की दूरी है 6, तो ये आ जाएगा 36 माइनस R1 प्लस R2। सर दोनों यूनिट रेडियस है तो 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 32। 32 का रूट कितना होता है? 16 इंटू 2, दिस इज 4√2। 4√2 इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो एक बात बताओ, अगर ये 4√2 है तो क्या आप इस पे पाइथागोरस लगा के जवाब नहीं बता सकते? सर बिल्कुल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 प्लस 32 बराबर आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2R। आर स्क्वायर 1, आर स्क्वायर 1 गया, और यहां हो जाएगा 4R, यहां बचेगा 32 माइनस 2R, इधर आया तो 4R, R की वैल्यू आ गई बेटा 8। दिस इज द फाइनल आंसर। जिसका ये जवाब आया है, देख पा रहे हो, कोई सिर्फ हमें ज्योमेट्री ढूंढनी थी। हाँ, कितने लोगों का आंसर 8 आया था? एक बार थम्स अप भेज दीजिए, और बिल्कुल मत रुकिएगा, बिकॉज अगर तुम्हारे थम्स अप भी मुझे थोड़ा मोटिवेशन देंगे कि मैं इस टाइप के सवाल और करवाऊंगी नहीं। कुछ लोग बोलेंगे सर क्लास शुरू हुए आधा घंटा हो गया, अभी आप सवाल ही डिस्कस कर रहे हो। तो भैया हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, यहां पे कोई वो थोड़ी है हाँ कि राजधानी मेल चल रही है, बोले तेज से निकाल दो। ऐसा कर सकता हूं मैं? वैसे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एकदम अच्छे से एक एक चीज बारीकी से पचा लीजिए, एंड दिस इज ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। समझ में आया? जिसमें चीजें जो लग रही है वो हमें क्लास में बताई गई है और हम वैसा सोच सकते हैं। बहुत बढ़िया, आ जाइए। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 का है। डायग्राम अच्छे से बनाओ, जवाब बताओ, और कुछ नहीं है। डायग्राम अच्छे से बनाइए और जवाब बताइए। सर नीचे क्या देख रहे हो? वो पुराने वाला डायलॉग, सॉल्यूशन रखा हुआ है क्या? अरे नहीं, मोबाइल रखा हुआ है इधर साइड में, वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको पलट देते हैं। हाँ अब ठीक है, अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। उल्टा है ना, वाइब्रेट करता रहेगा तो क्या दिक्कत है। आ जाइए प्लीज फटाफट, क्या आंसर आ रहा है? 10 मुझे आप आंसर दिखा रहे हैं, बहुत सही, AC इज 10। चलिए नाउ, ऐसे पहले तो इन स्ट्रक्चर्स को अपने, ये जो है ना, ये इतने बड़े बड़े, इनको थोड़ा पचाइए। पचाइए मतलब कि ऐसा अगर जेईई एडवांस में आपके सामने आता है कुछ जिसमें स्टोरी लिखी हुई है, ये तो स्क्रीन का साइज इतना बड़ा है, अगर मैं इसको पेज की साइज में लिखता तो ये कम से कम 4, 5, 6, 7 लाइन में जाता। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस और नो? चलिए,
लेट द पॉइंट बी बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 2,3 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। अच्छा सर देखो खेल शुरू हो गया, समझ में आ रहा है खेल कैसे? एक पॉइंट का पहले तो रिफ्लेक्शन पूछा है इस लाइन में और वो पॉइंट बी है, चलिए ठीक है। इन सिंबल से मत घबराना, इन सिंबल से मत घबराना। टाउ ए टाउ बी या फिर सर्कल ए सर्कल बी बी द सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 and 1 यूनिट विद सेंटर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। लेट टी बी द कॉमन टेंजेंट टू द दिस such that both the circles are on the same side of the T। समझ गए भैया? सर हम डायग्राम से हमें फील आ जाएगी। एक की रेडियस है 2, एक की रेडियस है 1, ठीक है, और एक लाइन बना रहा है जो कि दोनों पर टेंजेंट है ना? दोनों पर क्या है? टेंजेंट। और उसने बोला कि सर्कल्स लाइन के दोनों एक तरफ हैं, तो ये डीसीटी है कि टीसीटी है? सेंटर्स या सर्कल एक ही तरफ हो तो सर ये तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हुई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, यहां तक आगे। दिस इफ सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी एंड द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। अच्छा ए क्या है सर? ए जो है वो इस सर्कल का सेंटर है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत आसान है यार, डायरेक्ट सवाल पूछ लिया लग रहा है उसने। हाँ सर ऐसा ही लग रहा है क्या? हाँ आराम से देखिएगा, ऐसा ही लग रहा है कि ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिया है। सर ये वाला पॉइंट जो है दिस इज ए, इसका जो सेंटर है दिस इज बी, ये वाली जो लाइन है उसको टी बोल रहा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सी बोल रहा है। यस और नो? यस सर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एसी, एसी की लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है भाई। तो पॉइंट ये है दैट इज 2,3। जो पॉइंट ये है, अब देखना जरा, यहां पर उसने थोड़ा इमेज खिलवाया। 2,3 की उस लाइन में इमेज निकालनी है। पॉइंट है 2,3 और लाइन है 8x - 6y - 23 बराबर 0। इमेज निकाल रहा हूं, मतलब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं, अल्फा बीटा। तो आप क्या करेंगे जरा बोलना? अल्फा -2/8, बीटा -3/-6 एंड सर इसको इसमें रखेंगे और इमेज निकाल रहे हो तो -2। वैसे आपने इमेज के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, बट एक बात देख लो, 8 की इसके साथ 2 रखेंगे तो 16 -18 - 23 होल डिवाइडेड बाय a² + b², रूट नहीं आता, ठीक है। 36 + 64 100 हो गया। जरा देखना ये कितना लिखा हुआ है सर? ये तो लिखा हुआ है -2 -25 लिखा हुआ है ये पूरा, और ऊपर लिखा हुआ है सर 50, पूरा का पूरा पॉजिटिव 50, नीचे 100, और ये लिखा हुआ है सर 1/2। तो अल्फा -2/8, बीटा -3/-6 बराबर 1/2। सर इतना तेज क्यों कर रहे हो? बिकॉज ये आपको आता है। कितने लोगों को समझ में आया? पॉइंट इज 6,0। दिस पॉइंट इज 6,0। एक पॉइंट की एक लाइन में इमेज निकालनी सर हमें आती है, तो दिस इज रफ वर्क और रफ तरीके से ही करके दिखाया है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ यार, वो एसी के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो अगर आपसे एसी के बीच की दूरी पूछ रहा है तो अगर मुझे कोई ये पॉइंट बता दे, ठीक है, हाँ ये कोई पॉइंट बता दे, लेट्स से x, y। क्या आपके पास थ्योरी है ये बताइए? सर हमारे पास थ्योरी ये है कि इस सिचुएशन में कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये ए बी के बीच को, हाँ अरे वाह यार, लिखवाया गया आपके नोट्स में। एक्सटर्नल डिवीजन होता है कि इंटरनल? सर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वाला तो इंटरनल होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला एक्सटर्नल होता है। बहुत बढ़िया। तो अच्छा कैसे सर? यहां से जो रेशियो चलेगा दिस इज 2, बिकॉज एक की रेडियस 2 यूनिट है, और ये वाला रेशियो 1, इसको बोल रहा हूं x, इसको y, ये वाला पॉइंट 6, ये 0 और ये 2,3। जेईई एडवांस के सवाल में भैया देख पा रहे हो, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला से जवाब आ रहा है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर सेक्शन फॉर्मूला। आ जाइए सर, कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है अगर आपको, एक्सटर्नल डिवीजन है, ध्यान रखना। तो 2 अगर a के साथ इन्वॉल्व है, मैं x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, 2 अगर a के साथ इन्वॉल्व है तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 × 6 -1 × 0, बिकॉज एक्सटर्नल डिवीजन में किसी भी एक के आगे माइनस साइन लगाना होता है,
और दिस इज 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 12। y कोऑर्डिनेट अगर आप लिखना चाहते हो तो 2 इंटू 0, ठीक कर रहा हूं ना मैंने? हाँ, ठीक नहीं कर रहे हो सर, आप गड़बड़ कर दी आपने, सॉरी। देखना जरा ध्यान से, x कोऑर्डिनेट मैंने दोनों यहीं से उठा लिए, सॉरी। x कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो दोनों का x कोऑर्डिनेट पार्टिसिपेट करेगा। 2 वाला 6 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में एक माइनस साइन आएगा। अब ठीक है क्या? जरा देखना, है ना? अब ठीक है, बोलो। 12 में से 2 गया 10 और ये तो एक ही लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर 2 को मल्टीप्लाई करो 0 से, दोनों के y कोऑर्डिनेट पार्टिसिपेट करेंगे, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो ये पॉइंट बता सकते हो कितना आ रहा है? पॉइंट कितना आ रहा है? 10 कॉमा माइनस 3। दिस इज 10 कॉमा माइनस 3। अब क्या सबसे आसान काम करके बता सकते हो क्या? AC की डिस्टेंस। हाँ जी, कैसे? 10 में से 2 गया 8 उसका स्क्वायर, माइनस 3 में से 3 गया तो माइनस 6 उसका स्क्वायर। बेटा ये 100 लिखा हुआ है, इसका रूट होता है 10। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? थम्स अप भेज दीजिए प्लीज, एवरीवन इन द हाउस। जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये थे तुम्हारे 4 धमाकेदार सवाल। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपको PYQs नहीं करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं क्लास में, ठीक है? और लास्ट में भी सर आप हमें एक OP सेशन देते हैं, तो बस इसी तरीके से इन्वॉल्व रहिए प्लीज। चलिए, अच्छे से क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। नाउ आगे की कहानी समझने से पहले ये जो चीज मैं बता रहा हूं, जैसे इस चैप्टर में सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने जब स्टार्ट हुआ था तब हमें आपने इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर वैसी जानकारियां दी। अब क्या है सर, वो सारी की सारी जो जानकारी है ना, वो सिलेबस वाइज किस चैप्टर से बिलोंग करती है? सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल के, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल से बिलोंग करती है, जो कि आपका अंतिम चैप्टर है कक्षा 11वीं का। सिमिलरली सर ये जो फॉर्मूला आप लिखवाने वाले हो, कोसाइन फॉर्मूला, ये भी सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में प्रूफ बताया जाएगा। अभी हम सिर्फ इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। दिस इज वेरी यूजफुल, वेरी हेल्पफुल, बहुत जगह काम आता है, सुनते जाओ। कोसाइन फॉर्मूला क्या है? ठीक है, हाँ, जैसा कि आप ट्रायंगल को जानते हैं, ये लिखा हुआ है A, ये लिखा हुआ है B, ये लिखा हुआ है C। जो कैपिटल से डिनोट करते हो सर वो एंगल्स होते हैं, जो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो वो एंगल्स होते हैं। हेलो हेलो, सुन रहे हो ना ध्यान से? यस, नजरें एकदम स्क्रीन पे। हाँ, जो कैपिटल से डिनोट करते हो वो एंगल्स होते हैं और जो स्मॉल से डिनोट करते हो सर वो साइड्स होती हैं। तो एंगल वर्टेक्स A के बिल्कुल सामने वाली साइड इज A, वर्टेक्स C के सामने वाली साइड इज C, वर्टेक्स B के सामने वाली साइड इज B। अब ये जो कोसाइन फॉर्मूला है ना, वो क्या बोलता है? ध्यान सुनिएगा प्लीज। ये बोलता है, ध्यान रखना। अरे वाह सर, ये कब से बोलने लगा? देखो, अगर आप इस एंगल पर कॉस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कॉस A अगर लिखना चाहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक लिख रहा है सर, ये सचिन सर ने बताया था। वाह, टाइम मशीन में बैठा है, टाइम ट्रेवल करके आगे पहुंच गया और फिर वहां से ये कमेंट कर रहा है कि सर हाँ ये बता चुके हैं। ओ भैया वैज्ञानिक, इधर ही आ जा। ठीक है सर, हम तो ऐसे लिख रहे थे। अगर आप cos A लिखना चाह रहे हो तो A B और C के बीच में बनता है। हाँ, अब जो बोल रहा हूं वो तुम्हें फॉर्मूला याद करने में मदद करेगा। साइड वाली साइड्स के स्क्वायर्स का सम, साइड वाली साइड्स के स्क्वायर्स का सम माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइड वाली साइड्स का प्रोडक्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप cos A लिख रहे हो तो सिर्फ A की जगह आएगा, वो भी ऊपर सब्ट्रैक्शन में, बाकी जगह B और C आएंगी। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? दोनों जिनके बीच में ये एंगल बन रहा है उनके स्क्वायर्स का सम, सामने वाली साइड का स्क्वायर घटाना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू इनका प्रोडक्ट। फिर मैंने जब इतना बता के हटा तो फिर सर एक बोला कि सर cos B बता दो। फिर अभी तो सीखने में मजा आया। cos B A और C के बीच में बन रहा है, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, साइड वाली साइड्स के स्क्वायर्स का सम A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, सामने वाली साइड के स्क्वायर को घटाना है और 2 टाइम्स जो यहां पर जिन दोनों को जोड़ा है ना उन्हीं का ही प्रोडक्ट। सिमिलरली व्हाट इज cos C? क्या ये फॉर्मूला याद हो गया? क्या सीधे बताना, क्या ये फॉर्मूला याद हो गया क्या? ओ भैया कहां देख रहे हो? इधर ही चलो। हाँ, बाकी सब झोल जाल है, यहां देखो।
सर इतना टाइम लेके कैसे बोल रहे हो आप, कुछ और था क्या मन में? ये देखना जरा, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने वाली साइड है सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉस ए कॉस बी कॉस सी के साथ साथ आपको क्या ये कोसाइन फॉर्मूला लगाना आया क्या? यस और नो? हाँ है ना? ठीक है, अब इसी चीज का यूज होगा, इस फॉर्मूले का यूज होगा कुछ एंगल निकालने के लिए। ऑल्दो बहुत सारे लोग फॉर्मूला रट लेते हैं, मैंने आपको याद करना भी सिखा दिया। याद हो गया? हाँ, ऐसा ही है भी अपना स्टाइल। समझते हो क्या? चलिए वापस पिछली स्लाइड पे चलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले ज्ञान की बात यह है कि कभी भी याद रखिएगा, दो कर्व्स के बीच में एंगल नहीं डिफाइन करते हैं। जैसे दो सर्कल अगर एक पॉइंट पे काटेंगे तो सर ये कर्व है, समझ में आया? ये कर्व है, आप ये नहीं बोल सकते इनके बीच का एंगल थीटा ये हो जाएगा, नहीं। सबसे पहली ध्यान देने वाली बात ये है आपके हिसाब से कि हाँ, बच्चों के सोचने के हिसाब से, या फिर यही आप बोल सकते हो जनरल डेफिनेशन है, एंगल इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन टू लाइंस। अभी आप आगे चल के सर दो सर्कल्स के बीच में एंगल निकालोगे, तो दो सर्कल्स के बीच में एंगल निकालने का मतलब है, सुनिएगा ध्यान से बेटा, दो सर्कल्स के बीच में एंगल निकालने का मतलब है कि जहां पर वो सर्कल एक दूसरे को काटे, ऑल्दो दोनों जगह काटेंगे, ठीक है, बट एक जगह समझो, जहां पर वो एक दूसरे को काटे वहां पर दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट खींचो। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये बड़े वाले सर्कल पे टेंजेंट, और ये जो पिंक वाली लाइन बना रहा हूं ये छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट। अब जहां पर आपने ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट खींचिए। इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल इन सर्कल्स के बीच में कहलाता है। समझ गए? यही डेफिनेशन है। आज के बाद कोई भी आपसे एंगल बिटवीन द सर्कल्स पूछे तो वो ये वाला एंगल पूछ रहा है। बिल्कुल एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, कम सोचना है, कम सोचना है। सर अगर यहां पर टेंजेंट खींचे तो भी एंगल थीटा ही आएगा, सिमेट्री की वजह से। हाँ है ना? कोई दिक्कत है किसी को? तो व्हाट इज एंगल? एंगल इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन टू लाइंस। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स क्या लिखोगे? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स क्या लिखोगे? सर सर्कल्स के बीच में आप एंगल पूछ रहे हो, बट उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे खींची गई टेंजेंट्स के बीच का एंगल। एक छोटी सी बात और जानना चाह रहा हूं मैं आपसे, मतलब आपसे हां भरवाना चाह रहा हूं। मान लो दो लाइंस है जिनके बीच का एंगल है थीटा। सुनना ध्यान से ये वाली बात, ये दो लाइंस ही जिनके बीच का एंगल क्या था? थीटा। जिनके बीच का एंगल क्या था? थीटा। नाउ अब मैंने क्या किया, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की। दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये रही और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये रही। देख पा रहे हो? ये जो मैंने ग्रीन वाली लाइंस ड्रॉ की हैं, व्हाइट वाली लाइंस के बीच में एंगल है थीटा। दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हमने ग्रीन वाली लाइंस ड्रॉ की। ये यहां पर भी 90 डिग्री, ये यहां पर भी 90 डिग्री। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये एंगल 100% थीटा होगा कि नहीं? हाँ जी सर, समझ में आया? हाँ है ना? अब सुनते जाना ध्यान से। सर ये थीटा, ये 90, ये 90, तो ये जो है पूरा ये बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 180। तो अगर ये थीटा है तो सर इसको भी ऐसा कुछ एंगल होना पड़ेगा, इसको भी ऐसा कुछ एंगल होना पड़ेगा जिसमें सम 180 आ जाए। तो क्या मैं इसको पाई माइनस थीटा बोल दूं क्या? ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा होना चाहिए ताकि अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ जाए? 180। और अगर ये पाई माइनस थीटा है तो क्या आप ये देख पा रहे हो? ये थीटा होगा। हाँ, इसको यहां लिखो या उतनी दूर ले जाके लिखो, एक ही बात है। तो अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी एंगल थीटा होता है। यह बात मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं। अब वो मत चिल्लाना कि सर, ओ सर, मैंने पूछा हाँ, बोले कि सर एक एंगल तो पाई माइनस थीटा भी तो आ रहा था। नहीं जी, हम हमेशा जब भी हमसे एंगल बिटवीन द लाइंस पूछते हैं, कोई भी पूछे, बड़े भैया, दीदी, मम्मी, पापा पूछे कि एंगल बिटवीन द लाइंस बताओ फिर रोटी मिलेगी, तो बोलना कि एक्यूट एंगल जो भी होगा वो बताते हैं। समझ में आया? क्यूट बन के। हाँ, समझ में आएगी नहीं समझ में? तो पाई माइनस थीटा जवाब नहीं देंगे बेटा, सिर्फ एक्यूट वाला। अब इन्हीं दोनों बातों को यहां पर लिख दिया गया है। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट POI। POI का क्या मतलब है सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो सर्कल्स के बीच में अगर आप एंगल निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है जरा देखना, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे खींची गई टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल दो।
उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर खींची गई टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल दीजिए। ठीक है, हाँ जी, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? सर आप नीचे क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हो? नीचे भी आप सेम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब सेम ज्योमेट्री, वहां पर भी एंगल थीटा ही रहता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि थीटा प्लस 3 डिग्री हो जाएगा या थीटा प्लस 5 डिग्री। ऊपर जितना एंगल उतना ही इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो दो जगह काट रहे हैं सर्कल, आप किसी भी एक जगह पे एंगल निकाल लो। यस और नो? एक लिख रहे हैं सर कंस्ट्रक्शन कैसे सोचें? ऑलवेज रिमेंबर, इस बात को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बढ़िया सवाल है कि सर जैसे कुछ कुछ कंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो एक बेसिक चीज जो आप हमेशा अपने दिमाग में रखोगे, किसी भी डायग्राम में हम राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हैं और अगर नहीं मिले तो बनाते हैं। किसी भी डायग्राम में हम राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हैं और नहीं मिले तो जबरदस्ती बनाते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पर परपेंडिकुलर डालकर। जैसा कि यहां पर था, यहां पर ये लाइन अगर मैं नहीं खींचता तो मुझे यहां पर कहीं पर भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल, देखो सर ये वाला मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का मैं करूं क्या? क्योंकि जो चीज मुझसे पूछी गई है वो तो इसमें आ ही नहीं रही है। तो वो वाला राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हैं जिसमें पूछी गई चीजें इन्वॉल्व हो। समझ गए? तो ये है सोचने की बात। समझ गए? बता दिया है बेटा, याद रखना प्लीज। अब वापस यहां आ जाइए। एंगल समझ में आ रहा है? एंगल बिटवीन द सर्कल्स। यस सर। इन केस ऑफ सर्कल यू कैन ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। वाह, इस बात को कोई समझाएगा क्या? कि वैसे तो सभी ये दिस डेफिनेशन इज ऑलवेज वैलिड। पैराबोला के लिए, एलिप्स के लिए, या कहीं भी दो कर्व आ जाए, एक सर्कल आ जाए और एक पैराबोला आ जाए, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर दोनों पर टेंजेंट खींचो और इनके बीच का एंगल बता दो। बट सिर्फ सर्कल के केस में उसने एक स्पेशल बात बोली। कितने लोग मुझे लॉजिकली बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि सर, क्योंकि क्योंकि बताओ। VOA नॉर्मल पासिस थ्रू सेंटर, ये क्या है? कुछ भी। व्हाट इज VOA? हाँ, ये सही लिखा भाई साहिल भाई ने। बोला सर वही परपेंडिकुलर वाली बात। आप टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकाल रहे हो भैया। टेंजेंट्स के ही दो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? मतलब ध्यान सुनना, टेंजेंट ऐसी बन रही हैं सर, इसी पे ही अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर बोलोगे तो ये टेंजेंट है T1 तो ये है नॉर्मल N1, और अगर ये है टेंजेंट T1 तो ये है नॉर्मल N, मतलब ये वाली टेंजेंट T2 है तो ये है नॉर्मल N2। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। बिकॉज टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है? नॉर्मल। और सर ये ऐसा नहीं है कि ये वाली बात आप कहीं और नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, बट सर्कल में स्पेसिफिकली क्यों? ये नीचे वाली बात भी अगर सर्कल हटा दूं तो भी सबके लिए वैलिड है, बट सर्कल में एक खास बात ये है कि सर्कल में नॉर्मल सेंटर से पास करती है। नॉर्मल कहां से पास करती है? सेंटर से। तो अब जरा देखना ध्यान से, मैंने फिर से इसी डायग्राम को ड्रॉ किया और अब की बार मैं नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल रहा हूं। हमारी ये बात हो चुकी है कि मैं नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल निकालूंगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी कहलाएगा। है ना? ठीक है, यस। चलिए जी, अब जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सामने देखते रहना आराम से भैया। अब जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पे जो नॉर्मल है, ठीक है, हाँ, नॉर्मल थोड़ी ढंग से बनाता हूं। चलिए जी, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है उस पे नॉर्मल बनानी है, तो ये रही नॉर्मल एक और ये रही नॉर्मल दो। इनको बिल्कुल टेंजेंट मत समझिएगा बेटा, डायग्राम थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा बन रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, एक सेकंड दो तो सही। इस प्रकार है, देखो मैंने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नॉर्मल को कट करते हुए बनाया है, समझ में आया? हाँ,
ये वाली किसकी नॉर्मल है सर? ये वाली ग्रीन वाली इस बड़े वाले सर्कल की। ये वाली किसकी नॉर्मल है? ये छोटे वाले सर्कल की। सर ये छोटे वाले सर्कल से सेंटर से पास करेगी, ये बड़े वाले सर्कल के सेंटर से पास करेगी, और ये वाली जो दूरी है ये क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज C1 C2, है ना। अगर ये वाला सेंटर C1 लिया है तो ये R1, रेडियस R1 ले रहा हूं, ये वाला सेंटर C2 लिया है तो ये रेडियस R2। अब अगर इन नॉर्मल्स को मैं आगे एक्सटेंड करता तो नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल है वही हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, और वही एंगल हम ढूंढ रहे हैं। बहुत सही, सामने देखते रहिएगा। क्या आपको इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल थीटा, ये R1, ये R2 और ये दूरी C1 C2 दिखाई दी कि नहीं दिखाई दी? बोलिए 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 बोलिए, है ना। हाँ, नॉर्मल जो है जरूरी नहीं है कि इसको टच करके निकलेगी, ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नॉर्मल कब टच करके निकलेगी वो अगला केस है, जब ऑर्थोगोनल होता है। अभी हम जनरल केस पढ़ रहे हैं, है ना। सर यहां आने के बाद में दो सर्कल दोगे तो रेडियस और रेडियस तो दोगे ही, और जब सर्कल की इक्वेशन दोगे दोनों के सेंटर्स तो पता ही होंगे, और सेंटर्स बताओगे तो दोनों के बीच की दूरी हम निकाल ही लेंगे। मैंने बोला अब बताओ कॉस थीटा की वैल्यू बता दे बेटा, क्योंकि अगर तूने मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बता दी तो मैं तुझे थीटा बता दूंगा। बोले सर ये तो घाटे का सौदा है, जिन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है उनके स्क्वायर्स का सम माइनस सामने वाली साइड के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R1 R2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R1 R2। चाहो तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, चाहो तो ये छोटी सी कैलकुलेशन है, ये आप देन एंड देयर खुद सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए आराम से। मतलब सर सेंटर्स के बीच की दूरी और रेडियस को इन्वॉल्व करके कई रिजल्ट्स निकल के आए हैं हमारे सामने। सेंटर्स के बीच की दूरी और रेडियस को इन्वॉल्व करके, जैसे DCT की लेंथ, TCT की लेंथ, दोनों सर्कल्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। कितने लोगों को बात समझ में आई? है ना। नाउ दिस इज द केस जब आपसे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द सर्कल्स पूछा जाए। लो भैया फटाफट 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 जल्दी से, एक बढ़िया सवाल है, इसमें एक एडिशनल चीज भी पूछी है, मैं चाहूंगा कि आप वो जवाब दें। जल्दी जल्दी जल्दी, यस एवरीबॉडी प्लीज। रफ कॉपी आपकी चलती, मतलब आपके पास ही होनी चाहिए, और पेन चलता रहना चाहिए। हाँ पेन चलाइए, आप जेई की क्लास में हैं और वो भी मैथ्स। फटाफट, जो गॉट इट वाली लोग हैं जो बोल रहे हैं कि गॉट इट सर, तो आप उससे पहले उसको फॉरगेट इट करें, यहां पर उसको क्या कर लें, माइंड इट। सर जमा नहीं कुछ, ये भावनाओं को समझो जल्दी से। यस 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 एवरीबॉडी, कितना एंगल आ रहा है? फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो सर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की कहानी निपटाते हैं। हमने अभी अभी पता किया और सारे हमने गुप्त सूत्र लगा दिए। हमें यह पता चला कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में एक तो सेंटर की जरूरत होती है। मैंने कहा वाह, C1 बता पा रहे होगा? हाँ सर 2,0। रेडियस R1 बता पाओगे क्या? हाँ सर 2,0। वाई वाली टर्म नहीं है भैया, ध्यान से देख लेना, प्लस 2,0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ माइनस 5 9, 9 का रूट होता है 3। और यहां आ जाइए प्लीज, इसमें C2 कितना है सर? 0 0। एंड R2 कितना है? यहां पर किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? 3। अब अगर मैं आपसे cos थीटा की वैल्यू पूछता हूं डायरेक्टली, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। हेलो हेलो एवरीबॉडी प्लीज, नजरें ऑन द स्क्रीन। अगर मैं आपसे cos थीटा की वैल्यू पूछता हूं तो क्या आप मुझे cos थीटा की वैल्यू बता सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए प्लीज। हाँ सर, फॉर्मूला आ गया क्या? सर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस सेंटर्स के बीच की दूरी 2,0 और 0,0 के बीच की दूरी होती है सर 2। ये रहे दोनों सेंटर्स, दूरी निकालिए, एंड 2 टाइम्स R1 R2। सर 9 9 18, 18 में से 4 गए 14, 14 2 इंटू 9। सर दिस इज 7/9। आप बोल सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स ऑफ 7/9 इज अवर आंसर। यही हमारा जवाब है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें एक चीज और आगे चल के उसने पूछी है, मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूं। ऑल्सो द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स, बताइए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस।
जब ये दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब ये दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हां, तब आपको क्या करना है? तो अगर ये दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की दूरी बतानी है। अगर ये पॉइंट ए है और अगर ये पॉइंट बी है तो ए बी के बीच की दूरी बताइए। नाउ आपको एक चीज जानकर यहां पर अच्छी चीज लगेगी और इस बात का मतलब आप अगले क्लास में भी समझ पाएंगे कि दो सर्कल्स अगर कभी वो ऐसा बोले ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हां, ये बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत वैलिड है। ऑलवेज रिमेंबर, आप ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नाम का शब्द सुना और आप टूट पड़े पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने। रुक जाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने सुना कि हां भाई वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालने चले गए। एक अप्रोच क्या है, वो सोच रहा है कि सर ए और बी के कोऑर्डिनेट पता चल जाएं तो हम ए बी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ए और बी के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, लेंथी मेथड है, ए बी की डिस्टेंस भी आ जाएगी, बट उससे बहुत टाइम लगेगा। सीधा सटीक, जल्दी से बताइए क्या करना है। हाँ, अब जरा देखना, पहले तो डायग्राम पे विश्वास करना है। हाँ सर, इसको इससे ज्वाइन करो, ये नॉर्मल है, ध्यान रखिएगा एक, और इसको इससे ज्वाइन कर दो। एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस को, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, ये है C2, ये है C1। हाँ इसको वैसे बोलते हैं बेटा कॉमन कॉर्ड। ठीक है, ए बी को क्या बोलते हैं? कॉमन कॉर्ड। ए बी को क्या बोलते हैं? कॉमन कॉर्ड। ए बी को क्या बोलते हैं? कॉमन कॉर्ड। सर ए बी को कॉमन कॉर्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ए बी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ द सर्कल्स, है ना। ए बी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ द सर्कल्स। ये बात समझ में आती है? हाँ जी। बट मैं आपसे एक छोटी सी चीज जानना चाह रहा हूं, या फिर मैं आपको बताऊंगा, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी हम निकालना सीखेंगे आगे चल के, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना जाने कि कॉमन कॉर्ड हमेशा लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स के परपेंडिकुलर होती है। कॉमन कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ द सर्कल। यस, कैसे भी सर्कल बना लीजिए आप, जो कॉमन कॉर्ड होगी ये वाली लाइन, ये सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की क्या होती है? परपेंडिकुलर। इस बात को प्रूव करेंगे, घबराइए नहीं, जब कॉमन कॉर्ड की डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है सर। तो आपको जो जो डाटा पता है वो इसमें फिल करोगे क्या? सर दोनों की रेडियस 2 है, सॉरी 3 है, दोनों की रेडियस 3 है और सेंटर्स के बीच की जो दूरी है दैट इज 2, है ना। अच्छा, यहां पर जो आपको ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो कैसा ट्राइंगल? आइसोसेलेस की राइट एंगल की कैसा? सर आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सुनते जाइएगा आराम से। ये पॉइंट है A, ये है 3, ये है 3, ये पॉइंट है C1, ये पॉइंट है C2, और आपने सिर्फ इतनी बात बोली कि ये परपेंडिकुलर होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी। अब सिंस ये ट्राइंगल दोनों सर्कल्स की रेडियस सवाल में बराबर दे रखी है, तो ये इसका मिड पॉइंट भी होगी। यस और नो? इस पॉइंट को M बोल रहा हूं। बस काम खत्म, काम खत्म। और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी सर? दिस दूरी इज 1, क्योंकि पूरी दूरी क्या थी? 2। क्या आप मुझे AM की लेंथ बता सकते हो? हां सर, 9 पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं इस इतने में, इस इतने राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। 9 - 1 8, 8 आ जाएगा 2√2। AM जो है उसी का ही दुगना, उतनी ही लेंथ नीचे होगी, बिकॉज ये 3 और सेम ट्राइंगल नीचे बन रहा होगा। तो व्हाट इज AB की लेंथ? AB इज ट्वाइस ऑफ AM और वो आ जाएगा 4√2। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? और ये आपने जाने अनजाने में कॉमन कॉर्ड की लेंथ बता दी है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की दूरी निकाल ली है। और सर हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाले, ना ही मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकाली, ना ही मैंने पॉइंट A और B निकाले, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री। (4√2) कितने लोगों को समझ में आया? क्या करूं? जल्दी से बताना क्या करना है। हाँ,
एक लिख रहा है फ्रूट टू, बहुत सही। ये कहां से सीखे भाई? सर हम लोग जो है वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये सुनने में ऐसा दिखाई देता है, तो लो फिर एक मेरे पास भी है, देखोगे क्या? 15 + 15 is 30, 16 + 16 is मास्टर के साथ पंगा है भैया, जिससे पढ़ रहे हो कम से कम थोड़ा सा। मैंने पूछा ना आंसर क्या आएगा, तो कमेंट ये लिखा हुआ आया था फ्रूट टू। इसमें थोड़ा सा और फो तो डालता, फै आ गया सीधा ही। इसको तूने ये बोलना सीखा। यहां देख, ये ज्यादा मजेदार है। 15 + 15 is 30, 16 + 16 is 32। कैसा लगो? मजेदार सर। आगे से पंगा कभी नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल सर्कल्स की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल सर्कल्स की बात हो रही है। जैसा कि मैं आपको आज से पहले कई बार बता चुका हूं कि जो वर्ड ऑर्थोगोनल है दैट इज यूज्ड फॉर क्रॉस नहीं, परपेंडिकुलर। तो इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, वाह नीला नीला लग रहा है सर आसमान। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री, जगह छोड़ दी थी मैंने। इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री देन सर्कल्स आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये तो हुई थ्योरेटिकल कंडीशन, जो ऊपर वाली लिखी हुई है दिस इज थ्योरेटिकल कंडीशन। ये कैसी कंडीशन है बेटा? थ्योरेटिकल कंडीशन है, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री, ये थ्योरेटिकल कंडीशन है कि दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होना चाहिए। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल कंडीशन? अब अगर मैं इसी सवाल में यहां जाकर आपको यह बोल दूं कि भैया टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, समझ में आ रहा है? टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है बिकॉज थीटा अब कितना हो गया? 90 डिग्री। और अगर सर थीटा 90 डिग्री हो गया तो मतलब टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सही सर। अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, और मैं बोलूं ये इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इस टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग क्या यही नॉर्मल हो जाएगी क्या? दूसरे वाली टेंजेंट ही नॉर्मल है क्या? ये T2 भी है, दूसरी टेंजेंट भी है, और ये नॉर्मल 1 भी है। मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है वही नॉर्मल होती है। यस और नो? और सर यहां आ जाइए, वैसे ही अगर आप इसको T2 बोलते हो तो इसके परपेंडिकुलर लाइन तो N2 होगी, नॉर्मल 2, तो यही लाइन N2 है क्या? मतलब सर अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इस बड़े वाले सर्कल के लिए तो होगी टेंजेंट, और इस छोटे वाले सर्कल के लिए होगी नॉर्मल, अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए। वैसे ही सर अगर इधर एंगल 90 डिग्री होता है तो ये मतलब इधर का मतलब है पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, तो इस सर्कल के लिए ये वाली लाइन जो है दिस इज टेंजेंट, और ये वाली लाइन जो है ये नॉर्मल, और इस सर्कल के लिए सर ये वाली लाइन टेंजेंट और ये वाली लाइन नॉर्मल। मतलब आप ये बोल सकते हो, अब जो बोलने वाला हूं ध्यान सुनना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सही से बताना यार। तो जो डायग्रामेटिकल कंडीशन है या फिर ज्योमेट्रिकल कंडीशन है उसको भी आपको याद रखना है। ज्योमेट्रिकली यू कैन से टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आप टेंजेंट निकालोगे ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हो, हाँ वो अब की बार टच करके निकलेंगे। ध्यान सुनना, कैसे निकलेंगे? टच करके। एक मेरा यारा एक उधियारी, ये C1 ये C2 एंगल 90 डिग्री, केस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। एक पर खींची गई टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल लगती है। यस और नो? इसको आप S³ बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक पर खींची गई टेंजेंट दूसरे पे क्या लगती है? नॉर्मल, दूसरे के लिए नॉर्मल होती है। और ये भी लिखा हुआ है टेंजेंट टू वन इज नॉर्मल टू अदर। और आप बोल सकते हो कि आपने इस बड़े वाले सर्कल पे ये जो डॉटेड टेंजेंट खींची है ये दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से पास कर रही है।
ये ऑर्थोगोनलिटी की ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, इसको याद रखना, बिकॉज एक सवाल पूछा गया था, वरना जेई मेंस वाले ऐसे परेशान नहीं करते, वो बेचारे सीधा ही हाथ में लड्डू पकड़ाते हैं, वो वर्ड यूज ही करते हैं ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल, बच्चों को समझ में आ जाता है कि भैया क्या करना है, बट उन्होंने क्या किया, एक जगह कलाकारी कर दी, ये लिख के दे दिया, टेंजेंट फॉर वन इज नॉर्मल टू अदर, नॉर्मल फॉर वन इज टेंजेंट टू अदर, ऐसे करके आधे लोग बेहोश चित बोले कि सर जे का पूछ लो। फिर मैंने होले से, जब वो पेपर डिस्कस करने आते थे ऑफलाइन में शाम को, होले से कान में बोला ऑर्थोगोनल की बात कर रहा था, बोले हैं ऐसा कैसे, तो बस ये सब मिस मत कीजिएगा, सारी बातें आपको बताई जा रही है ना। चलिए नाउ व्हाट इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, चाहो तो यहां से जा सकते हैं, कहां से, यहां से, वी हैव ए रास्ता, यस सर, अगर cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, थीटा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 0, सर ये इधर जाएगा तो 0, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर c1 c2 के बीच की दूरी का स्क्वायर, यस और नो, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर c1 c2 के बीच की दूरी का स्क्वायर। चलिए जी, अब यहां पर एक मजेदार कहानी है, सुनिएगा ध्यान से, और यही कहानी तुम्हें सुनानी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0, ये इस सर्कल की इक्वेशन है, और ये वाली इस सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0, है ना, प्लस c2 बराबर 0, ठीक है, दोनों की इक्वेशन लिख ली है, बिकॉज जनरल फॉर्म में लिख लिए, तो यहां से कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, अरे अभी पेपर दे तो ले बेटा, पेपर दे तो ले, एक बोल रहा है कि सर हम कैसे आपसे डिस्कस करेंगे, करेंगे ना भाई, काहे घबरा रहे हो, पर अभी पेपर तो दे, अभी तो तू 11th में है। अर्जुना से पहले बड़ा अर्जुना और उसके बाद में सीधा IITN, बोले बहुत सही सर, ये दोनों मैंने लिख दिए, ध्यान रखना, जनरल सर्कल्स, बिकॉज कंडीशन जो है वो इसी के टर्म्स में ड्राइव करेंगे। सर क्या होगी ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन, दोनों की रेडियस के स्क्वायर्स का सम सेंटर्स के बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर आएगी, बहुत बढ़िया। अगर कोई सर्कल जिसकी इक्वेशन ऐसी दे रखी हो, उसकी रेडियस क्या होती है, सर रूट आता अगर स्क्वायर नहीं होता, बट रूट अब नहीं आएगा, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, ये r1 का स्क्वायर है, यहां पर कितना आ जाएगा, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। नाउ अगर मैं दोनों के सेंटर्स की बात करूं, दिस इज माइनस g2 माइनस f2 एंड दिस इज माइनस f1 माइनस, सॉरी ये बात समझ में आती है कि नहीं। एक बोल रहा है पुलिस इन द स्टूडियो, अबे पुलिस नहीं है, वो एम्बुलेंस है, ठीक है, हाँ पहचाननी सीखो, आवाज थोड़ी डिफरेंस होता है थोड़ा सा, ठीक है, हाँ सुनना कभी ध्यान से, और भगवान करे कभी ना सुनने की जरूरत पड़े तो ज्यादा अच्छी बात है। हाँ जी, ये समझ में आया। अब C1 C2 के बीच की दूरी का, सर ये दोनों पॉइंट्स रहे, दूरी बताओगे क्या, बस अब आप इसी को ही ओपन करना स्टार्ट कीजिए, इस तरफ ओपन करोगे बेटा, यहां आएगा g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2, यहां आएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2, और इस तरफ जो लिखा हुआ है वो तो आपको दिखाई दे रहा है। अब जरा देखना कौन कौन गया, g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर, g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर। नाउ यहां बचा माइनस C1 C2, और यहां पर ये दोनों नेगेटिव की टर्म्स, नेगेटिव वालों को उधर पॉजिटिव, उधर नेगेटिव वालों को इधर पॉजिटिव, वाह सर, इसको क्या बोलते हैं, उठा पटक, यस उठा के पटक। तो सर ये रहा 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 बराबर C1 प्लस C2, कंजूसी इन द स्पेस, यस ये जो कंडीशन आई है यही वो ओपी धमाकेदार कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। दिस इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं
तो ये बात, ये बात, ये बात और थ्योरेटिकली ये वाली बात सही लिखी है ना? फटाफट छाप लीजिए और इसको पचा लीजिए। हाँ, ये तो मैं भी मिस कर रहा हूं आजकल यार, कुछ कुछ चीजें समय के साथ बदलाव हो रहा है ना, बादल आजकल कहीं नहीं बन रहा है। हाँ, ये बक्से बनने लग गए। कोई बात नहीं। हाँ, एग्जाम्पल बताऊंगा बेटा। ठीक है। हाँ, ये कौन है, ये कहां से आया? बोले कि सर नेगेटिव साइन कॉमन लेके भी कैंसिल कर देते तो ऐसा कुछ पहाड़ नहीं टूटता। सही बोल रहे हो बेटा आप। और अगर आप ये कमेंट नहीं भी करते तो भी कोई पहाड़ नहीं टूटता। अच्छी बात है बताना, बट हर चीज बताना नो, नेवर। ठीक है, चलिए जी। क्या आपको ये समझ में आया ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन? यस, बेसिक सवाल और इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा ही सवाल जेईई मेंस में आ चुका है जिसमें 2 सर्कल दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यही सवाल नहीं है, ऐसा ही सवाल, के की वैल्यू बताओ अगर दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं तो। दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं तो। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं और ये बात बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप आईआईटीएन बनने वाले हैं। एक बार बताते ही सर उसके आगे की सारी चीजें हम समझ जाते हैं। आगे की चीजें आप तब समझना जब आईआईटीएन बन जाओ। अभी बनने वाले हो तो जितनी बता दी और उसके पीछे की चीजें याद रखना। आपने बोला था सर जब भी कोई डेरिवेशन हो तो एक बार इक्वेशंस पे नजर मार लेनी चाहिए कि वो कैसे लिखी हुई हैं। और मैं तो ये बोलता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी सवाल आप सॉल्व करो, मेक श्योर कि सारी टर्म्स एक तरफ लिखी हों। झंझट ही खत्म सर, प्रेशर कम पड़ेगा। बस फिर सारी टर्म्स एक तरफ लिखी हुई हैं। और जो आपने ये रिलेशन ड्राइव किया है ना सर, ये इन इक्वेशंस के लिए ड्राइव किया है सर। मैंने कहा अच्छा सर, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, +1। कोई परेशानी है? नो सर। तो क्या मैं इस पे ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाने से पहले इसको सही मुद्रा में लिख लूं क्या? मतलब सर ऐसे। हाँ, अब ये हमारा बढ़िया वाला सर्कल है। अब ये हमारा बढ़िया वाला सर्कल है। यस और नो? एक्स स्क्वायर से 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। चलिए, किस किस चीज की जरूरत पड़ती है सर? जी, एफ और सी दोनों सर्कल्स के। ठीक है भैया, इसका जी कितना है? जी होता है सर एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। इसका एफ कितना है सर? वाई का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज जी, दिस इज एफ और कांस्टेंट टर्म सर k/2। कोई परेशानी? नो सर। सर इसमें भी हमें जी, एफ और सी की जरूरत पड़ेगी। किसी भी एक को ऐसे बोल दो, किसी भी एक को ऐसे बोल दो। सर यहां पर x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2, x y का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 और कांस्टेंट टर्म इज 6। लगाइए भैया कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। अच्छा, कंडीशन ऑफ, अरे कंडीशन ऑफ ए क्या है सर ये? अच्छा, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, लगाइए 2 टाइम्स G1 G2। G1 की वैल्यू है k/2, G2 की वैल्यू है 1। G2 वो कहां गया भाई, फ्रूट रूट 2 वाला? पता ही नहीं बेटा। ये देखो G2 भैया दिख रहे हैं क्या? हाँ वाह सर, इनसे मोटिवेशन लेंगे। ये देख ले फिर सर। अब आ जाओ 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। सर यहां लिखा हुआ है k, ये तो 0 ही लिखा हुआ है। k/2 प्लस 6, k/2 बराबर 6, k की वैल्यू 12। देवियों और सज्जनों, आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि आपने जवाब सही से निकाल लिया है। और इस टाइप के छोटे छोटे सवालों का जवाब जानकर और मानकर खुश हो जाइएगा, बिकॉज जेईई मेंस में ऐसे सवाल डायरेक्टली आ रहे हैं। देवियों और सज्जनों ध्यान से सुनिएगा। हाँ भाइयों और बहनों प्लीज सामने देखें। आप कहां देख रहे हैं? अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं। ऐसे सवाल अगर आपके सामने हमेशा आ रहे हैं तो क्यों ना ऐसे सवालों को सही करके सर 4 नंबर पेटी में फिट किया जाए। और 4 नंबर का मतलब, हाँ तुम्हें ही जानना है रमेश बाबू, तुम्हें ही जानना है। ये मत बोल देना तुम क्या जानो रमेश बाबू, तुम्हें ही जानना है भैया। ये वाला सवाल होमवर्क है,
यस, सोच के आइएगा। ये सवाल जो है ये क्या है, होमवर्क, जेईई मेंस 2019 का है। सर्कल की इक्वेशन नहीं दे रखी, कुछ चीज पूछी और वो चीज आपको आज सवाल में करवाई है। दिस क्वेश्चन इज सवाल में करवाया गया है, मतलब क्वेश्चन ही सवाल में करवाया गया, मतलब आज की क्लास में बे। हाँ, कचू कचू ऐसा है, कचू कचू ऐसो है, ठीक है, संभाल लेंगे मेरे ख्याल से आप। चलिए जी, यहां आ जाइए। हाँ सर, ये शब्द जैसे ही आता है ना हम निशब्द हो जाते हैं। मैंने पूछा कैसे? लोकस, बस चुप, चुप माही चुप है राजा, बस बोले अब तू प्लीज चला जा, ऐसा बोल रहे हो क्या? अभी टाइम है, हाँ पढ़ो ध्यान से। यस, वी वॉन्ट ओनली सचिन भैया, वाह बे, बढ़िया खेलते हो तुम, इमोशनल। सर मेरी नज़रें हमेशा स्क्रीन पे ही रहती हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, बट इसमें भी थोड़ा सा डाउट आ जाता है टीचर होने के कारण। हाँ, कौन सी स्क्रीन? लैपटॉप, कंप्यूटर हमेशा अगर स्क्रीन पे रहती है। चलो यहां पे भी एक ज्ञान की बात बताता हूं, ठीक है। अगर आपकी नजरें हमेशा स्क्रीन पर रहती हैं तो यह भी एक समस्या वाली बात है। इस ऑफलाइन के दौर में बच्चों में एक पैटर्न देखा गया और वो पैटर्न मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है। वो पैटर्न क्या है, ध्यान सुनना। स्कूल चलो जो लोग जाते हैं अच्छी बात है, जो स्कूल नहीं जाते उनकी बात करता हूं, या फिर आप सभी लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे क्या? सर ये रहा हमारा लैपटॉप, वाव, बटन बटन, ये बैठे हम कुर्सी, और सर हम स्क्रीन पे ही नजरें रख रहे हैं, ठीक है। 3 बजे का समय हुआ, स्क्रीन के आगे बैठे, लगभग अगर कोई टीचर ज्यादा उत्तेजक नहीं है पढ़ाने के लिए, क्लास एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो 6:45 तक ये मामला निपट जाना चाहिए। बट सर हम इसके आगे भी जाते हैं। मैंने पूछा क्यों? सर नोट्स, ठीक है, चलो नोट्स का एडिशनल 2 आवर और मिला लिए। दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्रीन टाइम। इतनी ही देर के लिए स्क्रीन टाइम या फिर लैपटॉप के आगे आपको बैठना है। इससे ज्यादा अगर आप बैठ रहे हो दैट मीन्स, ठीक है, दिस इज टाइम वेस्ट। हाँ, बहुत सारे लोग, ठीक है, डीमोटिवेट मत होना। आपकी जो गलती है उसको सुधारने का आपको मैं सही तरीका बता रहा हूं। आप एक जगह गलती कर रहे हो। सुबह से लेके शाम तक आप अगर मान लो 18 घंटे बोलेगे सर मैंने आज 18 आवर्स स्क्रीन टाइम है मेरा, पीडब्ल्यू के लेक्चर्स बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए कि मैं लेक्चर्स अटेंड कर रहा था 18 घंटे, आई स्टडीड फॉर 18 आवर्स। गलत। अगर सिर्फ आप लेक्चर्स ही देख रहे हो 18 आवर्स के लिए, ये फ्रूटफुल नहीं है बेटा जी। बिल्कुल आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मक्कारी कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ, आप डेडिकेटेड हैं, आप अपना टाइम भी दे रहे हो, आप वहां बैठे हो उस कुर्सी पे, दैट इज नॉट ए इजी टास्क, बट दिस इज नॉट फ्रूटफुल, ठीक है, हाँ ना। अब इसमें वो वाले लोग आएंगे, फ्रूटफुल वो होता है इन 18 घंटों में सिर्फ स्क्रीन टाइम, वीडियो लेक्चर्स अगर सामने चल रहा है, दैट इज नॉट फ्रूटफुल। हाँ सर, कुछ करीबन करीबन कितने हो गए, 4 या 5 घंटे लेक्चर्स के, 2 घंटे नोट्स के, और इन 2 घंटे नोट्स में भी डीपीपी को इंक्लूड कीजिए प्लीज। आप पीछे नहीं रह सकते। सर इतना टाइम तो लगता ही नहीं भैया, स्पीड बढ़ाइए। लगता है क्या मतलब है? लगता नहीं है, उसको कम करिए। इसमें ही सर डीपीपी निपटा दी, और वो सर हम स्क्रीन से देख के ही करते हैं। हाँ ऑब्वियसली किसी के पास बहुत रेयरली प्रिंट आउट होता है या फिर प्रिंटर रखा हुआ है घर पे, कहीं प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद में सर हमारा जो मॉड्यूल है, अगर आपके पास ऑफलाइन फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रीफर कीजिए ऑफलाइन। दोनों तरीके से बेनिफिट है, एक तो आंखों को आराम मिलेगा, दूसरा आप जब पेज पे लिखे हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसकी फील अलग है, स्क्रीन पे अलग हो जाता है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। तो मॉड्यूल आप ऑफलाइन वाला सॉल्व कीजिए। ऑफलाइन मतलब जो आपके हाथ में प्रिंटेड कॉपी है उसकी, हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं, उससे सॉल्व कीजिए प्लीज। हाँ, इसका जितना भी टाइम आप डालोगे ना, डीपीपी और ये वाला सेक्शन मिलाकर, ऑल्दो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, नोट्स बनाना एंड रिवीजन। नोट्स बनाना एंड रिवीजन, वो वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कभी इग्नोर मत कीजिएगा, है ना। सर डीपीपी और मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, ऑफलाइन में कीजिए। अब कुछ लोगों के पास सर ये भी ऑनलाइन में ही है, मतलब लैपटॉप में ही सेव्ड है, तो फिर अगर आप ये मिला के 18 घंटे हैं तो अच्छी बात है। बट अगर आपकी वीडियो चल रही है 18 घंटे, कोई ना कोई सामने बोल रहा है,
दैट इज नॉट फ्रूटफुल, वो काम नहीं आएगा। वीडियो चलने की जगह जितना आपका कलम चलेगी, जितना आपकी कलम चलेगी, उतना ही ज्यादा आपकी रैंक, आपके कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। आप एक ही चीज को 50 बार सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं जी। सर आज ये हमने थोड़ा थोड़ा सीख लिया, अगली बार मैं इसको शाम को देखूंगा, फिर मैं इसको संडे को भी देखूंगा। क्यों भाई, इतनी बार क्यों देखना है? जब एक बार देख रहा है, इतना कोई भी मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इतना कोई भी वॉलेटाइल दिमाग का नहीं है कि एक बात बोली जाए और वो तुरंत दिमाग से बाहर निकल जाए। हाँ, पीछे करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं समझ में आई, तेजी में कुछ टीचर बोल गए, कुछ प्लस की जगह माइनस बोल गए, वैसी चीजों के लिए पीछे करके देखो। बट आप वीडियो को बार बार देखे जा रहे हो, नहीं जी। एक बार इतने सटीक तरीके से देखो कि आपके नोट्स में वो सारी बातें, सारा ज्ञान, सारा सार लिखा हुआ होना चाहिए। अगली बार जब बारी आएगी इस वीडियो की, इस स्लाइड की या इस कॉन्सेप्ट की, तो हम नोट से पढ़ेंगे, ना कि स्क्रीन से। इसको इंप्लीमेंट कीजिए और प्लीज, ठीक है? हाँ है ना, समझ में आया? यस। तो प्लीज सिर्फ वीडियोस को देखना, अपने आप में पढ़ाई का टाइम मत इंक्लूड कीजिए। चलिए भैया, बहुत था इतना। हाँ, काफी दिन से मोटिवेशन और ज्ञान तुम लोग मांग ही रहे थे, तो आज दे दिया है। आ जाओ। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल्स कट्स द सर्कल दिस एंड दिस ऑर्थोगोनली। उस सर्कल के सेंटर का लोकस बताइए, उस सर्कल के सेंटर का लोकस बताइए जो इस सर्कल और इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है। और वो एक लाइन आती है, उसने पहले ही बताया, उसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट का सम पूछा है। ठीक है सर। एज्यूम, मानना पड़ेगा सर वो सर्कल कौन सा है, हमें नहीं पता, तो मान लिया कि वो सर्कल है। हेलो हेलो, बहुत आसान सवाल है यार। लोकस के नाम से अगर कोई डर कर सवाल ही छोड़ दे तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। और मैं तो ऐसा बोलता हूं कि जितने क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए गए हैं और जो जो सोचने वाली बात बताई गई है, अगर वो आप अपने दिमाग में रखते हैं बार बार रिवीजन प्रैक्टिस से, तो कोई सवाल आपको परेशान कभी नहीं करेगा। दिस इज माई प्रॉमिस। ऐसे ही इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर ऐसे इतनी मतलब ऐसा थोड़ी झूठी बात इतने कॉन्फिडेंस से बोल दूंगा, नहीं, ऐसा है। आप थोड़ा लैग कर रहे हैं, आप वो चीजें अपने आप में ला नहीं पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, पन्ने पलटिए, बस बाकी सारी चीजें अपने आप पलटेंगी। यस। अब ये जो बैकलॉग वाले लोग हैं ना भैया, बैकलॉग वालों ने अलग ही अपनी एक दुनिया बसा ली है। दे हैव देयर स्पेशल टाउन, देयर स्पेशल बहाना, एंड उन बहानों में ही खो जाना। बैकलॉग 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 बैकलॉग, इस शब्द का कोई अंत नहीं है और ना ही इसका कोई इलाज है। जो इलाज है वो आपके तक पहुंचा दिया गया, आप भली भांति जानते हैं। मैं किसी से पूछूं कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट किया जाता है, वीडियोस देखकर। कैसे देखें सर, कब देखें, कौन सा सुटेबल टाइम होगा, कब हमारे अंदर सारी की सारी एनर्जी चली जाएगी, वो सब फालतू की बातें हैं। देखें टाइम निकालकर, नोट्स बनाएं, सवाल सॉल्व करें। सर वन शॉट देख लूं तो यूट्यूब से, तो भैया ये आप कोई मतलब ऐसा थोड़ी टाइम पास थोड़ी कर रहे हो है? या फिर कोई जुआ थोड़ी खेल रहे हो कि हाँ ये वाली टिकट खरीद लूं, क्या पता इस पे लॉटरी निकल जाए, क्या पता वो वन शॉट में से ही एक सवाल आ जाए सर, वो जो सवाल आने वाला है। ऐसा नहीं होता है जी, ठीक है? आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, वन शॉट में ही अगर सारी चीजें निपटती होती, ऑल्दो वन शॉट इज बेनिफिशियल, रिवीजन करनी हो, एक बार थोड़ा सा धुंधला हो गया, जब हम क्लास 12th में पहुंचे तो क्लास 11th का हमारा क्वाड्रेटिक का चैप्टर थोड़ा धुंधला हो गया, यूट्यूब से उठाकर वन शॉट देख लिया, वो ठीक है। बट आप चैप्टर में पहली बार ही एंट्री कर रहे हैं वन शॉट के साथ, ऐसा होता तो टोटल कितने फिर हम ये थोड़ी नाम रखते अर्जुना बैच 26 शॉट लिख देता बैच ऑफ नाम क्या होता बैच का, 26 शॉट्स। कैसे? एक एक शॉट में एक एक निपटाएंगे, सिलेबस कंप्लीट। समझ पा रहे हो? यस। सामने देखिए प्लीज। हाँ, बैकलॉग आपका है तो खत्म भी आप ही करेंगे भैया, किसी और के भरोसे मत बैठे रहे। अब तक कुछ मिला है क्या? ढूंढ लिया होगा तुमने, नेट, यूट्यूब, वो वाली ट्यूब, सारी ट्यूबें ढूंढ ली सर हमने, कुछ कहीं नहीं मिल रहा जवाब कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। समझ में आया? तुम अपने वाला जवाब जानना चाह रहे हो कि बैकलॉग का भी बैकलॉग सर बढ़िया, मतलब ऐसे तुरंत फटाफट सॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आ जाइए सर, ये रहा ये सर्कल और ये वाला सर्कल ऑर्थोगोनल है। फटाफट देखिएगा, ज्ञान के चक्कर में भैया तुमने आज टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद करवा दिया।
सर बर्बाद तो नहीं है, बट ये ज्ञान की बातें आप हमें नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे? हाँ ये भी सही है। ये 3 इस तरफ है, मैं इसको इस तरफ ले आया, प्लीज बी केयरफुल। 3 इस तरफ ले आया बिकॉज सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए। यस और नो? नाउ इसमें जो इन्वॉल्व होने वाले हैं वो है जी, एफ एंड सी। सर इसमें कौन कौन है जरा बताना। जी एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2, एफ वाई का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2, सी -3। और सर यही सर्कल इसके साथ भी ऑर्थोगोनल है और यही सर्कल इसके साथ भी ऑर्थोगोनल है। फटाफट। जी 7/2, एफ -3/2, सी -1। ठीक है ना? दिस इज -1। इफ आई अप्लाई कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी बिटवीन दीज टू, क्या होता है? 2g1g2 2g1g2 प्लस 2f1f2 प्लस या फिर 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2। हाँ है ना? ये इन दोनों के साथ, बिकॉज ये सर्कल इसके साथ ऑर्थोगोनल है, तो दिस इज कंडीशन नंबर 1। ठीक है। नाउ सर यही सर्कल इसके साथ भी ऑर्थोगोनल है, तो कोई बात नहीं, घबराने वाली क्या बात है। जानते हो ना ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन? हाँ सर। कौन सा कलर? पीले वाला। ये दोनों लगाना जरा। सर 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2। ठीक किया क्या? हाँ जी। नाउ एक चीज बताइएगा जरा, एक बात फटाफट सॉल्व करते हैं यार इसको। -2g और ये लिखा हुआ है सर +4f बराबर c -3। और सर ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज 2 कैंसिल 7g -3f बराबर c -1। नाउ सर किसका लोकस पूछा है? h, k कौन है जिसका वो लोकस पूछ रहा है? h, k इज सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल होता है -g -f, h बराबर -g, g बराबर -h और k बराबर -f, f बराबर -k। चलिए जी सर, अगर आप इसमें g और f की जगह ये लोग रख देते हो तो लोकस की इक्वेशन मिल जाएगी, बट ये भी वेरिएबल है। क्या करें सर? दोनों इक्वेशंस को घटा दो, c को गायब करना है। आपको कोई भी अननोन नहीं छोड़ना है। जैसे ही घटाऊंगा जरा बोलना, दिस इज -9g और ये 7f बराबर आई बिलीव -2, है ना? हाँ सर। नाउ अब देखना जरा, -g की जगह या -g की जगह आप h रख सकते हो या g की जगह -h रख सकते हो, तो दिस इज 9h। f की जगह -k रखोगे, -7k बराबर -2। ठीक है। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? कहां पर मिस्टेक यार? सर इतनी देर बाद में आपने बोला। हाँ, कहां पर मिस्टेक हुई है वो बताइए। -2g और +7g, -9g, 7f वो भी ठीक है, इनको घटाओगे, कहां पर है मिस्टेक? c+1 होगा। वाई c+1? क्यों क्यों क्यों? अरे c1 + c2 होता है तो ये लिखा हुआ। सेंटर वेंटर में तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी? नहीं, ठीक लिखे हुए यार ये। g बराबर 1 कहां पर? अच्छा पहले वाले में आप बोल रहे हो, क्या लिखे जा रहे हो? इसका g की वैल्यू -1 तो होगी, c+1 होगा। कहां पर c+1 होगा यार? इसका कांस्टेंट पार्ट -1 ही तो लिखा हुआ है। c1 + c2 तो होता है। हाँ जबरदस्ती। अच्छा आंसर बोल रहे हो क्या? अरे वाह यार वाह। माइनस साइन को यहां से भेजो।
इसमें आप क्या लिखोगे सर, यहां पे 4 बनाना है बिकॉज इससे कंपेयर करना है। मैं आपको अभी समझा दूंगा मैंने क्या गड़बड़ की, मैं थोड़ा घबरा गया। यस सर, आप टीचर होके घबरा जा रहे हो, क्या दिक्कत है? तो यही लिखा हुआ है कि जरा बोलना, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यही लिखा हुआ है बस 4। मैं यहां पे देख रहा था 2 कैसे आया, उसने 4 दे रखा है। कोई बात नहीं, जबरदस्ती बना दो 4, क्या दिक्कत है? जबरदस्ती 4 बना दो। लो सर, यहां पे 2 की जगह 4 जाते हैं भैया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 4। अब L है हमारा -18, M है बेटा +14। L प्लस M, x का कोफिशिएंट -18, अभी भी गड़बड़ है। आंसर C आ रहा है। अच्छा, आंसर C आएगा वो ठीक है। यहां पर फिर एक प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। L प्लस M पूछ रहे हैं ना, ये मॉड है भाई, बिकॉज -4 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है ना। यस, -4 इज द करेक्ट आंसर। सवाल में चेंजिंग है थोड़ी, और C इज द करेक्ट आंसर, 4 आएगा जवाब। ठीक है, अभी बताइए कोई कैलकुलेशन एरर दिखाई दे रहा है क्या? आंसर C इज करेक्ट। ठीक है, कहां पर है मिस्टेक, वही तो पूछ रहा हूं यार, कहां पर मिस्टेक है माइनस साइन की, जल्दी से बता दो फिर। एक सेकेंड, नहीं समझ में आ रहा तुम्हारी वैल्यू मुझे। हाँ, टाइम हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लास्ट सवाल ही था, घबराइए नहीं। पर आप मुझे बताइए लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया है। तो जब मैंने -2 से माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस। ओहो, माइनस साइन, ये वाली इक्वेशन यहां लिखी है। अच्छा सर, आपने तो बहुत तकड़ी कोची कर दी है। ओह, एक सेकंड देना भाई, चलो ये ठीक है। सर अगर इसको ध्यान से देखोगे तो 9g - 7f बराबर +2, और इसी को ही इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा 18g - 14f बराबर 4। अब आप g की जगह -h रखोगे यार, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, और f की जगह -k बराबर 4। अभी भी आंसर -4 ही तो आ रहा है। ओह, समझ गया, सॉरी सर, यहां पर ये जो 4 है ये प्लस साइड में नहीं है, माइनस साइड में है। अच्छा, मतलब ये प्लस की तरह लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, गॉट इट गॉट इट। इसको इधर लेके आओगे और इसको प्लस करोगे तो अब जरा देखना, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, +18h - 14k + 4 बराबर 0। हाँ, कंपेयर करने से पहले सर आपने कांस्टेंट टर्म सेम नहीं बनाई, समझ गया। थोड़ा सा टाइम लगा मुझे अपनी गलती समझने में कि मैं इसको 4 देख रहा हूं, यहां पर 4 और यहां 4, दोनों 4 की पोजीशन नहीं देख पा रहा हूं, सॉरी। ऑनेस्ट मिस्टेक क्या, मेरी मिस्टेक है, आई एम एक्सेप्टिंग इट। देख ही नहीं पा रहा था कि ये 4 यहां +4 पे ध्यान जा रहा था। तो ये इस तरफ लिखा हुआ भाई, इसको इधर ले जाके लिखोगे तो ये, या फिर इसको इधर ले जाके लिखोगे तो ये -4 बनेगा, फिर एक बार और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, ऐसा। अब ठीक है, तो +4 इज द आंसर। जो सवाल में आपने टीचर होने का फायदा उठाया वो सर वापस हमें कर दो। टीचर होने का क्या फायदा उठाया सर आपने सवाल ही बदल दिया, बोले जवाब नहीं आ रहा सवाल बदल दो। अरे वो L + M ही है, दिस इज L, दिस इज M, ठीक है। एक बोल रहा सर कोई बात नहीं, ठीक है भैया। नाउ ये वाला सवाल और सॉल्व करके आइएगा प्लीज। हाँ, ये वाला सवाल सॉल्व करके आइएगा। अगली क्लास में हम यहां से क्लास को स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो अगली क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, हम सर्कल के लगभग एंड पे आ चुके हैं। कल जो लेक्चर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। यस,
ठीक है, तो सर्कल क्या है, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है, इसको कनेक्ट करते रहिएगा। दिस इज योर होमवर्क फॉर सर्कल। सर एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 और 2 में कुछ सवालों को मैंने टिक करवाया है, वो देख लीजिएगा प्लीज। डीपीपी आपके पास अच्छे लेवल की अपलोड्स हो रही है, ध्यान रखिएगा प्लीज। अच्छे लेवल की मतलब है कि उसमें लेवल सवालों को बढ़ा दिया है। लोकस वोकस के सवाल, जेई मेंस के पुराने सवाल, कॉन्सेप्ट इनिशिएट करने वाले सवाल डाल दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए प्लीज, अच्छे से अटेंटिव होकर, ठीक है। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। मुझे पढ़ाकर सच में बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी मजा आया होगा। बाय। सर ये आप ऐसे कैसे गायब हुए? ये एक लेटेस्ट तरीका आया है मार्केट में।